जय हिंद सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर होंगे। आप देख रहे हैं एमके एग्जाम साथी, मैं हूं आपका दोस्त एमके सर। आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे रिप्रोडक्शन के ऊपर, और ये क्लास 10th का होने वाला है। तो आप भाई लिख लोगे कि क्लास 10th है, क्लास 10th है मेरे भाई। और 10th में हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के ऊपर। रिप्रोडक्शन के ऊपर हम बात करेंगे, जिसे हिंदी में हम सब जनन कहते हैं। और आपके बुक में जनन को एक और शब्द से नवाजा जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रजनन भी कहते हैं इसको। ठीक है, जब भी हम जनन की बात करते हैं तो ना जाने ऐसे ऐसे ख्यालात भी मन में आते हैं कि जो सवाल पूछे जाने लायक होते हैं उसमें भी शर्म आता है लोगों को। और हम ये दावा के साथ कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को जानकारी होते हुए भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सवाल बार बार करते हैं। तो उन चीजों से बचिएगा कि सवाल वो किया जाए जो जानने लायक हो, और सवाल वो कीजिएगा जो सच में नहीं आता हो। इसमें दो चीजें हैं, जान के सवाल नहीं करना है, ठीक है, और जो सवाल पूछने लायक है वो उसमें शर्म भी नहीं करनी है। तो वो दोनों चीज मैटर करता है। तो सबसे पहले तो हम देखें यहाँ पर कि जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, जनन है, और इसको हम लोग रिप्रोडक्शन, जनन या प्रजनन कहते हैं। तो एक शब्द है जो भाई जनन। तो जनन का अर्थ होता है उत्पत्ति। क्या होता है? उत्पत्ति। तो कोई भी चीज का अगर उत्पत्ति हो रहा है तो हम ये कह के चलते हैं कि वो क्या है, जनन है। लेकिन क्लास 10th के अंदर क्या आप ये उत्पत्ति लिख के आ जाओगे? या सवाल ये भी बनता कि मतलब कैसे पूछा जाएगा? तो आपसे पूछा जाएगा कि जनन किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछ देता है कि जनन किसे कहते हैं, तो लिखना है वह विधि जिसमें क्या लिखना है, जिसमें जीव अपने जैसे क्या लिखिएगा, अपने जैसे संतति को जन्म देते हैं। तो ऐसे को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। तो जनन जब भी हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, अपने जैसे संतति पैदा करेंगे। अब बात यह है कि क्या सर अपने जैसे ही संतति होगा? क्या मेरा बच्चा मेरे जैसा ही होगा? बिल्कुल वो इंसान ही होगा। वो अब इंसान का बच्चा अब बानर निकल जाए, कभी ऐसा हो नहीं सकता। तो जैसे अगर हम ये कहें कि कोई बकरी है, उनका बेटा कौन चीज होगा? तो लोग कहेगा उनका बेटा शेर होगा। नहीं भाई, उनका बच्चा बकरी का ही बच्चा होगा। तो हम ये कहते हैं कि जो जीव है वो जनन के प्रोसेस द्वारा अपने जो है जैसे ही संतान को पैदा करते हैं। अब बात ये आती है कि क्या भाई ये अनिवार्य है? क्या ये जरूरी है? जी कैसे कह दिया? अनिवार्य है। हमने कहा कि हम जनन नहीं करें तो क्या जिंदा रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकता है। तो ये कहीं से अनिवार्य नहीं है। ऐसे में तो कहोगे कि जो बहुत सारे एक्टर है जो शादी नहीं किए हैं, इसका मतलब तो उसे जिंदा नहीं रहने चाहिए। भाई जिंदा रहेगा, बिल्कुल। जनन अगर नहीं करता तो वो जिंदा तो रहेगा। जिंदा होने के लिए जनन का होना या ना होना कोई जरूरी नहीं है। तो हम कहेंगे ये अनिवार्य के रूप नहीं है, अनिवार्य नहीं है। किसके लिए अनिवार्य नहीं है? किसके लिए अनिवार्य नहीं है? तो जीवन के लिए या जीव के लिए अनिवार्य नहीं है। फिर भी ये जनन क्यों जरूरी है? फिर भी तो जनन होने चाहिए। जनन का जो सच्चे अर्थ है वो होता है, जनन होना जरूरी इसलिए है ताकि हम अपने पीढ़ियों को बनाए रख सके। पीढ़ियों दर पीढ़ी संतान उत्पन्न होते रहे। अगर मान के चलते हैं कि अपने पूरे पीढ़ी, मेरे पीढ़ी में अगर नेक्स्ट इंसान नहीं आता है, नए लोग नहीं आते हैं, तो हमारी पीढ़ी, हमारा खानदान यहीं से खत्म हो जाएगा। तो अपनी पीढ़ी, अपनी खानदान को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रजाति को बढ़ाने के लिए जनन जरूरी होता है। हम ये कहेंगे कि ये पीढ़ी को क्या रखता है? पीढ़ी को बनाए
या पीढ़ी को आगे, हम लिखेंगे पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, जनन करते हैं। अब बात आती है ये जो जनन है ये कितने तरह के होते हैं। तो जनन मेरे भाई याद रखने लायक है कि हमारा जो जनन है वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे लैंगिक जनन, क्या होते हैं, लैंगिक जनन, और एक होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अच्छा मेरे भाई, एक होते हैं लैंगिक जनन, एक होते हैं अलैंगिक जनन। अब दोनों में भैया अर्थ क्या क्या अलग है, दोनों में क्या क्या अलग है। तो देखिए जो लैंगिक जनन है उसे कहते हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। सीधी बात है कि जिसमें सेक्स होगा उसे हम ये कहते हैं कि वो लैंगिक जनन कहलाएंगे, और जिनमें नहीं होगा उन्हें क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन कहेंगे। तो हम इधर ही कहते हैं कि दोनों में आपसे भेद पूछ देता है, तो आप बताओगे इसमें कौन सी क्रिया होती है, तो इसमें होगी क्या, इसमें जरूरी है भाई, इसमें आप क्या कहोगे, इसमें जरूरी है क्या, इसमें जरूरी है क्या, नहीं है, नहीं। इसमें कितने जीव भाग लेंगे, सेक्सुअल में कितने जीव भाग लेंगे। तो सेक्स होने के लिए दो चीजें जरूरी होता है, एक मादा हो, एक नर हो। नर और मादा होगा तभी उनके बीच ये प्रक्रम दोहराए जाएंगे। तो इनके लिए हमें जरूरी है दो अलग अलग ठीक है लिंग का होना जरूरी है, लिंग का होना जरूरी है। दो अलग अलग लिंग का होना जरूरी है, किसमें, सेक्सुअल में। एसेक्सुअल में दोनों अलग अलग चीजें होने की जरूरत नहीं है। तो हम इसमें ये कहते हैं कि इसमें नर तथा मादा होने चाहिए, नर तथा मादा होना चाहिए। किसमें नर और मादा होने चाहिए, तो जिसमें हम कहेंगे लैंगिक में हमें मादा और नर होने चाहिए। इसमें क्या बात करेंगे, इसमें केवल क्या लिखेंगे, केवल एक जीव भाग लेते हैं, जीव भाग ऐसे लिखेंगे, इसमें केवल एक जीव भाग लेते हैं, ऐसे लिखे जीव भाग लेते हैं। लेकिन मेरे भाई जीव भाग लेते हैं, क्या हमें इसमें, हमने तो कहा इसमें सेक्स नहीं होगा। अब नहीं होगा उसमें नर और मादा की कतई जरूरत नहीं है। तो इसमें हम कहते हैं कि इसमें केवल, ध्यान दीजिएगा, इसमें केवल जो है हमें केवल जनक शरीर होने चाहिए, जनक शरीर। वो जीव जो है केवल क्या होने चाहिए, जनक शरीर होने चाहिए। जैसे आपने कहा जैसे आलू है, तो क्या आलू में आप पता कर सकते हो कि इसका नर भाग कौन है, मादा भाग कौन है? बिल्कुल आप पता नहीं कर सकते हो। वह इंसान में कर सकते हो क्या, कि कौन लड़का है और कौन लड़की है। लड़का, आगे चल के हम क्वेश्चन तुमसे ये भी पूछेंगे कि कैसे पता करते हो कि कोई लड़का है और कैसे पता करते हो कि कोई लड़की है। तुम्हें लगेगा कि ये कैसी सवाल है, तो हमें तो मालूम ही है, कारण पूछा जाएगा। तो आप बताओगे, अब बताओ कौन आसान होगा और कौन में ज्यादा मतलब होगा कि क्या होगा ज्यादा। हम ये कहेंगे कि आसान कौन होगा, किसमें लंबा समय लगेगा, कौन सा विधि आसान है। तो ये क्या बोलेंगे, आसान विधि कौन सा है, अलैंगिक क्या है, आसान विधि है। इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेंगे, संतति पैदा होते हैं। इसमें क्या होते हैं, आसान विधि है, बोलेंगे ज्यादा संतति होते हैं, ज्यादा संतति हमें मिलता है, संतति मिलता है। भैया क्या ज्यादा संतति कैसे, तो देखा होगा आपने, एक आलू जब बोते हो आप, तो आलू के आसपास बहुत सारा आलू एक आलू से मिलता है या नहीं, एक आलू से बहुत सारा आलू मिलता है। लेकिन सेक्सुअल में पुरुष और मादा, मतलब जिसमें नर और मादा भाग लेते हैं,
उसमें बहुत कम, मतलब किसी में 1, किसी में 2। जैसे इंसान की बात करें तो ज्यादातर इंसान में बच्चे पैदा एक बार में कितना होगा। वही हम बकरी का बात करें तो उसमें 1, 2, 3 पैदा हो सकता है। गाय और भैंस वगैरह में कितना पैदा होगा, आप कहोगे 1 पैदा होगा। लेकिन जो अलैंगिक जनन है इनके मुकाबले ज्यादा एक बार में संतति उत्पन्न होते हैं। तो दोनों में जो चीजें हैं वो बिल्कुल आप सबको क्लियर हो जाने चाहिए। क्या क्लियर हो चुका है कि दोनों क्या होते हैं। दोनों में अगर क्वेश्चन आ जाए आपके कि लैंगिक जनन और दूसरी तरफ क्या आ जाए अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करे तो आप कर दोगे। इसमें क्या होता है, इसमें सेक्स होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें 2 अलग अलग लिंग भाग लेते हैं, लैंगिक में लेते हैं, इसमें अलग अलग का होना जरूरी नहीं है। इसमें नर और मादा का होना बिल्कुल जरूरी है। इसमें बस एक जनक शरीर का होना जरूरी है। ये थोड़े क्या होते हैं, आप कहोगे कठिन प्रोसेस है। कठिन क्या है, प्रक्रिया है। और ये कैसा है, आसान विधि है। इसमें ज्यादा संतति उत्पन्न होते हैं, किसमें, अलैंगिक। ठीक है, चलिए हमने ये जाना। अब जो 2 भेद हमने जाना कि एक जो हमारा होता है वो लैंगिक होता है और एक हमारा जो होता है वो अलैंगिक होता है। तो अगर आप क्लास 10th को देखेंगे तो पहले पढ़ा दिया जाता है आपको अलैंगिक, फिर पढ़ा दिया जाता है लैंगिक। तो हम सब पहले थोड़ा सा लैंगिक पढ़ लेंगे, फिर अलैंगिक पे जाएंगे। तो लैंगिक जो जनन होते हैं, ध्यान दीजिएगा, लैंगिक जनन जो होता है, आपने पढ़ा अभी कि लैंगिक जनन जो होगा वो क्या होगा। तो इसका परिभाषा लिखेंगे। तो परिभाषा हालांकि हम जब अंतर बता रहे थे तभी दे दिए थे। लिखेंगे जनन की वह प्रक्रिया या जनन की वह विधि, जनन की वह विधि जिसमें जनन की वह विधि जिसमें नर तथा मादा भाग लेते उसे हम कहते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन कहते। हमने कहा कि भैया लैंगिक जनन जो होगा वो किसे कहेंगे। तो लैंगिक जनन जो होगा उसे कहते हैं जिसमें हमें पता हो कि नर कौन है, हमें मालूम हो कि मादा कौन है। नर और मादा का पता चलता हो तो ऐसे जनन को हम कहते हैं लैंगिक जनन। जैसे भैया लैंगिक जनन किसमें हो सकता है, तो लैंगिक जनन आपको पुष्प में भी देखने को मिलता है, अब मनुष्य में भी देखने को मिलता है। क्या भैया घोड़ा और घोड़ी के बीच में जानते हो कौन से जनन होते हैं? आप बताओगे घोड़ा और घोड़ी के बीच में भैया लैंगिक जनन होता है। आप कहोगे भैया मनुष्य के अंदर, आप कहोगे भैया शेर और शेरनी के बीच में क्या होगा, शेर और शेरनी के बीच में क्या होगा। आप कहोगे भैया बिल्कुल इसमें भी जो है लैंगिक जनन ही होगा। हमारे यहाँ बहुत ये मतलब, लेकिन जो हमें खास करके पढ़ने हैं आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग वो हम पुष्प में पढ़ेंगे, दूसरा हम मनुष्य में पढ़ेंगे। एक तरफ हम पुष्प में पढ़ेंगे जनन को लेकर के, तो दूसरे तरफ हम क्या पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे, पुष्प में पढ़ेंगे। तो आप सब बताइए कि पहले मनुष्य का पढ़ा दे या पुष्प का पढ़ा दे, क्या किनका पढ़ा दे। आप सब बोल सकते हो कि आपको पहले मनुष्य का पढ़ा दे या पुष्प का पढ़ा दे, किनका पढ़ा दे। आप सब बताओ किनका पढ़ा दे। आप सब क्या कहना चाहते हो, पुष्प या मनुष्य? चलिए तो डन हो गया। पुष्प के बारे में आप सबको पहले ही पढ़ा देते हैं। पुष्प, तो पुष्प जो होता है हमारे, पुष्प जो होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पुष्प में जनन किस तरीके की होती है। तो पुष्प की अगर हम बात करें तो पुष्प में देखे होंगे आप
एक ऐसा फूल लेते हैं जिसका नाम है अरहुल। नाम सुने होंगे, अरहुल। अरहुल एक फूल होता है, उसका एक आप देखे होंगे, उसमें आपको आसानी से ये चीजें देखने को मिल सकता है। तो पुष्प में दो भाग होते हैं, एक हमारा होता है स्त्री केसर का भाग, एक होता है हमारा पुंग केसर का भाग। तो आइए उनको देखते हैं। चलिए, तो हम कहेंगे पुष्प में जनन। पुष्प में जनन, जो जनन की विधि होती है, पहले तो आप सब ऐसा करो कि इसके बारे में पूरी जानकारी हो पुष्प के बारे में। तो आप कहोगे भैया नीचे से जो ये पुष्प है, नीचे से जो ये पुष्प है, ये पुष्प का यहाँ डंडी हो गया, यहाँ पर पुष्प, यहाँ पर भैया जी यहाँ पर ये इस तरीके का आपको मिलेगा, इस तरीके का मिलेगा। ये जो लोटा टाइप का आप देख रहे हो, ये जो लोटा टाइप का देख रहे हो, इसे बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। इस चीज का हम लोग क्या नाम देते हैं? अंडाशय नाम देते हैं। ठीक है, अंडाशय नाम देते हैं। आप कहोगे भैया जी इस तरीके का पुष्प में देखने को मिलता है, इस तरीके का देखने का मिलता है। हम एक अरहुल फूल को लेकर के समझा रहे हैं, इस तरीके का देखने को मिलता है, हाँ या ना? इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। भैया ये पुष्प, ये क्या है? पुष्प। तो पुष्प में जो भाग देखेंगे, दो भाग देखेंगे। पुष्प में जनन को लेकर के दो भाग को देखेंगे। एक हमारा होगा स्त्री केसर, और दूसरा हमारा होगा पुंग केसर। क्या होगा? पुंग केसर। पुंग केसर। पुंग केसर में ध्यान दीजिएगा, ये वाला क्या कहलाता है? आप बताइएगा, वर्तिका कहलाता है या वर्तिकाग्र कहलाता है? ऊपर वाला बताएंगे वर्तिका कहलाता है या वर्तिकाग्र कहलाता है? क्या किन्हीं को ऐसे मालूम है क्या कहलाता ऊपर वाला? आप बताओगे वर्तिका कहलाएगा या वर्तिकाग्र कहलाएगा? किसी का कंसेप्ट क्लियर हो तो बता सकते खड़े होकर। मालूम है किन्हीं को कि ऊपर वाले वर्तिका कहलाएंगे या वर्तिकाग्र कहलाएंगे? वर्तिका कहलाएंगे। ये नीचे वाले फिर क्या कहलाएंगे? यहाँ पर ये डंडी बताएंगे जरा, ये डंडी होते हैं, कोई बताएंगे? तो चलिए ऊपर वाले को क्या बताएंगे? वर्तिकाग्र, सॉरी वर्तिकाग्र, हाँ। उसके बाद वर्तिका, क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र। क्या बोलिएगा? देखिए लाइन से, ऊपर वाले को वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका, और यहाँ जो होगा ये वाला फूला हुआ, ये होगा अपना अंडाशय। क्या होगा? ये अंडाशय। ये किनके भाग है? तो आप कहोगे मेरे भाई ये स्त्री केसर के भाग है। उसमें ये क्या कहलाते हैं? हमारे स्त्री केसर कहलाते हैं। अब पुंकेसर में भी होता है। पुंकेसर में ये जो दाना देख रहे हैं, ये दाना बताएंगे क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पुंकेसर वाला भाग में, स्त्री केसर वाला में आपने क्या देखा कि भैया एक होता है ऊपर जो होता है वर्तिकाग्र होता है। आप देख रहे हो ये फूला वाला संरचना, ये क्या होता है? वर्तिकाग्र। उससे नीचे आओगे तो क्या कहलाएगा? वर्तिका कहलाएगा। वर्तिका कहलाएगा। आप बताओगे मेरे भाई कि नीचे जो ये वाला भाग देख रहे हो, लोटा टाइप का देख रहे हो, कुछ लोटा टाइप का देख रहे हो, ये फूला फूला हुआ। आप जब फूल को तोड़ोगे तो एक फूला हुआ भाग मिलेगा, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? अंडाशय। अब ये पुंकेसर में क्या होगा? पुंकेसर वाले भाग में क्या होगा? तो आप जो ये जो गुठली देख रहे हो, इस गुठली को हम लोग कहते हैं पराग कोश। क्या कहते हैं गुठली को? पराग। गुठली को क्या कहते हैं? पराग कोश। ठीक है, आप कहोगे गुठली को कहते हैं पराग कोश। पराग कोश। गुठली को क्या नाम देते हैं जरा बताना? पराग कोश। क्या नाम देते हैं? पराग कोश। और पराग कोश के अंदर दाने के तरह मिलता है, दाना दाना। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं परागकण। परागकण। गुठली जो है वो क्या कहलाया? आप कहोगे कि गुठली आपका क्या कहलाया? भैया गुठली कहलाया पराग
कोश। जो रखेगा वो क्या कहलाए? पराग कोश। और गुठली के अंदर जो कण मौजूद है वो क्या है? परागकण। अब आप ये सारी चीजें जाना कि पुष्प में जो मादा वाला भाग है वो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और ये जो है ये सारी चीज जाना। कुछ कुछ बाहर से भी आपको जानने पड़ते हैं। दल के बारे में भी आपको जानने पड़ते हैं। बताओगे कोई दल पुंज कौन है, बाह्य दल कौन है? ये वाला क्या है, इसको क्या बताएंगे? बाह्य दल, बाह्य दल। ये क्या है? दल, दल है ये जो पुष्प जिसपे आसरा देता है उसको कहते हैं पुष्पासन। क्या कहते हैं? पुष्पासन। ये पुष्पा झुकेगा नहीं साला, वो वाला पुष्पा नहीं है। पुष्पासन जिसपे पुष्प का पूरा भार है उसको क्या कहते हैं? पुष्पासन, पुष्पासन। तो आपको ये जानने हैं। तो पुष्प पे मेन भाग क्या है? मेन भाग वर्तिकाग्र, आप कहोगे वर्तिका, आप कहोगे अंडाशय। पुरुष भाग में जाओगे ये डंठल है, इसके बाद ये जो पूरा मुडेठा बांध के चल रहा है ये कौन है? पराग कोश। अब मुडेठा के अंदर जो है वो है पराग कण। अब बात ये आती है कि भैया ये बाह्य दल क्या कर रहा है? नीचे से दल सपोर्ट कर रहा है, ये जो बाह्य दल है ये क्या कर रहा है? तो बाह्य दल सुंदरता है। क्या है? सुंदरता। तो फूल देखिए, फूल जो होता है ना, फूल में दो तरह के जन्म मतलब प्रोसेस होता है। एक होता है स्वपरागन, एक होता है पर परागन। एक तो खुदे से मिल गया, इसका परागकण आया आके वर्तिकाग्र में घुस गया, ठीक है, अंडाशय के पास पहुंच गया, ठीक है, ऐसा हो सकता है। ये तो खुद से हो गया। एक दूसरा करवाना पड़ता है, करवाना पड़ता है। समझ में आया? ये क्या है? वर्तिकाग्र। यहाँ आके परागकण को डालना पड़ता है। अब ये अपने से डाल नहीं सकते, इसे दूसरे चीजों की जरूरत होती है, जैसे भमरा की जरूरत होती है। तो एक गाना भी आया, भवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गए राजकुमार। तो फूल जो ही खिलाता है ना वो भवरा काम करता है। क्या करता है? भवरा। लेकिन कोई आदमी तोड़ के अपनी महबूबा को दे देता है। किसी की बताओ हत्या करके अपने प्रेम का इजहार करना कोई बड़ी बात है? बताइए। तो इसमें होता है। तो आप कहोगे कि जो बाह्य दल है इसका सुंदरता होना बहुत जरूरी है। तो ये आपको रंग बिरंगा मिलता होगा। बाह्य दल कैसा मिलता होगा? आप यहाँ लिख लो। हालांकि सारा नोट्स आपको देना पड़ेगा क्योंकि क्लास 10th में आपको लिखना पड़ता है, समझो, बाकी लिख लोगे। तो देखो भाई, हमारा जो बाह्य दल है ये कैसा होना चाहिए? रंग। तो बाह्य दल में क्या होते हैं? रंग। तो दो चीज होता है, एक होता है गमक। क्या होता है? महक बोलते हो तुम लोग। एक महक होने चाहिए, एक क्या होने चाहिए? रंग। तो बाह्य दल देखिएगा रंग बिरंगा होता है, लाल, पीला, व्हाइट, गजब गजब कलर का अपने ओढ़े हुए होते हैं। तो आपने गुलाब को भी देखा होगा कितना अच्छा रहता है यहाँ पे। आपने देखा होगा अड़हुल के फूल, तो कभी लाल देखा होगा, पीला देखा हो क्या? उजला। मतलब गजब दिखने में क्या लगता है? गजब। क्यों दिखने में गजब लगता है? ताकि भंवरे इसके और टूट पड़े। क्या? टूट पड़े। शादी में देखे होंगे ना, झारखंडी लड़की भी मेकअप करके जाती है क्योंकि उसके ऊपर टूट पड़े। माफ करिएगा लेकिन है, लड़का झारखंडो रहेगा लेकिन सेंट मार के जाएगा बाराती में, ठीक है। वो अलग बात है कि गाली खूब सुनता है, ठीक है, जब पूरी खाएगा तब गरियाएगा, ठीक है। तो आप देखे होंगे कि ठंडी रहे या गर्मी रहे, महिला कम में कपड़ा पहनती है और पूरा सज धज के जाती है। तो भैया ये तो महिला है नहीं, ये कौन है? फूल है। ये तो भंवरा को हाथ पकड़ के लाएगा नहीं कि तुम इधर आओ। तो इसको अच्छा दिखना जरूरी है। लेकिन कुछ कुछ फूल दिन में तो अच्छा दिख सकता है, कुछ कुछ फूल रात को फुलाता है। क्या होता है? रात को। तो उसमें भंवरा आने चाहिए। तो भैया उसमें रंग नहीं मायने रखता, उसमें सेंट मायने रखता है। क्या रखता है? तो देखिएगा ज्यादातर जो दिन को फुलाता है ना वो रंग बिरंगा ज्यादा होता है, जो रात को फुलाता है ज्यादातर वो व्हाइट ही होता है। होता है कि नहीं होता है? रात को फुलाने वाला, तो रात को फुलाने वाला गमकता बढ़िया है और दिन को फुलाने वाला दिखता
बढ़िया है भैया। क्यों दिखता है, कारण पता चला? किसको आकर्षण में ले ले? भंवरा को अपने जाल में फंसा ले। कौन फंसा लेता है? फुलवा। ठीक है, अब भंवरा आएगा। अब भंवरा देखिए भन 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 करके आएगा। आज कहाँ पे बैठ गया? पराग। कहाँ पे बैठा बोलोगे? पराग कोष पे बैठा और उसके टंगनी में लग गया पराग कण, और जाके उड़ते उड़ते किस में डाल दिया? वर्ती काग्र। चलिए एक बार रोकिए, बोर्ड साफ करना पड़ेगा। चलिए, तो अभी हमने ये देखा कि एक स्त्री केसर भाग होता है, एक पुंकेसर। हमने ये देखा दल और बाह्य दल भी होता है। अब हम ये देखते हैं कि पुष्प में जो जनन की प्रक्रिया होती है किस तरीके से संपन्न होता है। तो एक इसी संबंध में एक क्रिया आप सबको पढ़ना होगा जिसका नाम है परागन। परागन, परागन क्या? परागन। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि परागन क्या है, फिर हम जानेंगे कि परागन के प्रकार कितने हैं। तो परागन देखिए, लिखेंगे पराग। क्या लिखेंगे? पराग। पराग कोश। पराग कोश से पुंकेसर का क्या? पुंकेसर का वर्ती काग्र। क्या बोलेंगे? वर्ती काग्र। वर्ती काग्र तक वर्ती काग्र तक पहुंचने की क्रिया। पहुंचने की जो क्रिया है कि पहुंचने की क्रिया या पहुंचाने की क्रिया लिख सकते हैं। पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आप कहेंगे परागन। चूंकि पराग कण गया है, इस क्रिया को कहते हैं परागन कहते हैं। बहुत आसानी से समझते हैं भाई। आपने कहा कि पुरुष वाला भाग ये कौन है? ये डंडी देख रहे हो आप? ये पराग कोश था, पराग कोश से निकला। अब ये पुरुष वाला भाग है, तो दौरे 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 जाएगा, स्त्री केसर खोजेगा। ये पुरुष वाला भाग है, स्त्री केसर वाला भाग खोजेगा और जाके गिर जाएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं यहां से निकला। आप कहोगे भैया ये जो है ये वाला भाग को कहते हैं स्त्री केसर, बोलते हैं कि नहीं? अभी तो तुरंत हमने मालूम किया। ये वाला भाग तो नीचे वाला लोटा के टाइप का जो है, ये क्या है? अंडा से। ये वर्ती काग्र, ये देख जो रहा है। अब ये गया 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 गिर गया, इसमें राख से गिर गया। तो यहां से यहाँ मतलब यहां से ना, यहां से निकला। कौन निकला? जो निकल रहा था उसको क्या कहेंगे? पराग कण। पराग कण निकल रहा था। कहां से निकल रहा था? आप कहोगे पराग कोश से सर निकल रहा था। क्लियर? कहां जाके गिरा? पुष्पराज वर्ती काग्र में जाकर गिरा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाया? पराग। अब ये दो तरीके से हो सकता है। ये हो सकता है कि खुद से हो जाए। क्या हो जाए? खुद से हो जाए, या किसी के द्वारा कराए जाए। तो ये क्लियर होने चाहिए। तो अब कहेंगे भैया जो हमारा परागन है, परागन जो है, इनके प्रकार कितने हैं? प्रकार कितने हैं? तो भैया दो प्रकार है। कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। एक क्या है? एक है स्वपरागन। एक कौन सी प्रक्रिया है? और दूसरा होता है पर परागन। क्या होता है दूसरा? पर परागन होता है। दूसरा क्या होता है? पर परागन होता है। फास्ट में लिखिए, अब समझिए। तो ये परागन की क्रिया कितनी हुई? दो हुई। एक तो हमने कहा स्वपरागन, और दूसरा हमारा जो होगा वो पर परागन होगा। क्लियर? तो हमने ये कहा कि भैया अब इनको जानते हैं। तो हमने कहा प्यारा सा हमने कहा कि एक बनाते हैं पौधा। क्या बनाते हैं हमने? एक पौधा हमारे ये गमले में लगा हुआ है। आप सब अपने अनुसार गमला बना लो। हमने तो भैया ये पुष्प सजाया यहाँ से, ये है।
और हमारे पुष्प अगर अच्छा ना बन पाए तो कोई कमेंट वोमेंट नहीं करना भाई, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, अभी हम पुष्प पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये हमारे इस पे पुष्प है भाई, पुष्प लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है वो छोड़िए, चलिए इस पे हमने कहा कि ये पुष्प है, ठीक है। हमने क्या कहा कि इस पे क्या है, ये पुष्प है, दिखेगा नहीं क्योंकि मेरा खिला नहीं है अभी, ठीक है। हमने कहा क्या ये पुष्प के पौधे हैं। जब ध्यान रखिएगा कि एक पुष्प, एक पौधे के किसी पुष्प, क्या बोलेंगे, एक पौधे के सुनिए ध्यान दीजिएगा, पराग कोश से क्या निकलेगा, इसी पुष्प के पराग जो कण है, उसी या तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचे या उसी पौधे के दूसरे वर्तिकाग्र तक पहुंचे, तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं स्वपरागण। और दूसरे, मान लीजिए दूसरे पौधे के पुष्प का क्या आया हो, परागकण आया हो, और दूसरे पुष्प का क्या हो, वर्तिकाग्र हो, तब ऐसे परागण को क्या कहेंगे, पर परागण कहते हैं। लिखेंगे, ये क्लियर हुआ। स्वपरागण में क्या होगा, स्वपरागण कब होगा, स्वपरागण तब होगा, हम कहेंगे भैया स्वपरागण तब होता है जब इसी के, ये पौधा है ना, पौधा में से निकलेगा, फूल में से परागकण निकलेगा, या तो उसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, या तो उसी गाछ के दूसरे पुष्प, दूसरे गाछ नहीं, उसी गाछ के दूसरे पुष्प तक पहुंच जाए, तब ऐसे क्या होगा, मान लो परागकण झरा होगा किसी, मतलब ऐसे या ऐसे गिरा होगा, तो उसी पुष्प में क्या होगा, यहाँ क्या है, वर्तिकाग्र है, यहाँ आके गिर गया, अपने पुष्प में गिर गया, या तो ये झड़ के ये दूसरे पुष्प है यहाँ तक आया, तो ऐसे प्रोसेस को स्वपरागण कहेंगे। लेकिन गाछ ये दूसरा हो, क्या हो, दूसरा पौधा ये हो, और दूसरे पौधा से आके इसमें गिरा हो, तब क्या होगा, तब होगा परपरागण। क्या क्लियर इमेज बन रहा है कि सर एकदम मन में बन रहा है फिगर कि हाँ पुष्प है, अपने में गिरा दिया, जो है स्वपरागण हुआ। अब भंवरा के द्वारा आया, ये दूसरा गाछ है, आया, ये है परपरागण हो गया। तो क्लियर बन रहा है, इमेज बन रहा है ना। तो अब लिखना है, जब एक ही पौधे के पराग कौन लिखना है ना, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक, या उसी पौधे के क्या लिखेंगे, दूसरे पुष्प के कहां तक, चल रहा है बढ़िया से पता, वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। तो ऐसे, तो उसे आप लोग कर लोगे यहाँ क्लियर, उसे डैश कहते हैं, क्या भर लोगे उसे डैश में। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम बात करेंगे पर परागण का। तो इसमें हमने पूरी बातें समझा रखी है, तो आपको बस लिख देना भाई साहब। कैसे लिखोगे, जब, क्या लिखोगे, जब एक पौधे के पुष्प, क्या लिखेंगे, पुष्प का परागकण लिखना है दूसरे पौधे, लिखेंगे पौधे के कहां तक जाए, पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचे। तो इसे क्या कहते हैं, इसे डैश कहते हैं।
अब डैश में क्या भरोगे? इतना तो माइंड होने चाहिए भैया। इसमें परागन भरेंगे, पर परागन भरेंगे, पर परागन। भैया क्वेश्चन पूछ देता है कि जो पर परागन है कौन करवा सकता है, किसके द्वारा पर परागन हो सकता है, कौन कौन कारक हो सकता है? तो भैया पर परागन के कारक लिख लो। कारक, कारक मतलब कौन कौन करवा सकता है। तो कहोगे मक्खी, मधुमक्खी लिखोगे या भमरा लिख दो, कुछ भी लिख दो। कीट पतंग लिखोगे, कीट पतंग। भाई कीट पतंग मतलब समझ रहे हो ना, कीड़ा मकोड़ा। क्या भागो। अच्छा क्या लिख सकते हो? कीट, कीट पतंग लिखोगे। क्या हवा द्वारा हो सकता है? हवा द्वारा पर परागन हो सकता है। ऐसा हुआ हो कि हवा आया हो, इस पुष्प के परागन को मारा झोंका हो, दूसरे तक पहुंचा दिया हो, हवा हो सकता है। क्या जल हो सकता है? जल द्वारा